डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म की कि किस तरह से डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म काम में लिया जाता है कि आपका जो नॉर्मल डीएनए है अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी की उसको वो नॉर्मली रिपेयर कर सकती हैं। तो दैट इज़ नोन एज डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर में अगर हम देखें तो एक प्रोसेस का एक कलेक्शन है जिसमें हमारी सेल्स आइडेंटिफाई करती हैं, करेक्ट करती हैं कि कहाँ पे डैमेज हुआ है डीएनए का। तो ह्यूमन सेल्स में नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं कई सारे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए को डैमेज करने के लिए, जिससे कि रोज़ाना की अगर हम बात करें तो थाउजेंड्स के रूप में हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए डैमेज होता रहता है। और ये जो लीजन्स होते हैं इसकी वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज होता है डीएनए मॉलिक्यूल में, जिससे कि ऑल्टरेशन या एलिमिनेशन होती है सेल की एबिलिटी, जिससे कि वो ट्रांसक्राइब जो करने की जो क्षमता होती है जीन की वो इफ़ेक्ट हो जाती है क्योंकि आपका डीएनए डैमेज हो गया है। तो ये जो लीजन्स होते हैं वो पोटेंशियली हार्मफुल म्यूटेशंस को कॉज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो डॉटर सेल्स जो बन रही हैं वो भी उसमें रेप्लिकेट करती हैं। इसकी वजह से जो डीएनए रिपेयर प्रोसेस है वो एक तरह का बहुत ही कॉन्स्टेंटली एक्टिव प्रोसेस है। निरंतर वो काम करता रहता है, रिस्पॉन्ड करता रहता है कि कहाँ कहाँ पे डैमेज हुआ है एनवायरमेंटल या मेटाबॉलिक फैक्टर्स के द्वारा। जब आपका एक नॉर्मल रिपेयर प्रोसेस फेल हो जाता है तब वहाँ पे इररिपेयरेबल जो डीएनए डैमेज हो गया है, जिसमें कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है, ये डीएनए क्रॉस लिंकेजेस हो सकती हैं। तो कई बार कई परिस्थितियों में हमारे सेल्स उसको रिपेयरिंग मैकेनिज़म्स पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं, तब आपके डीएनए डैमेज हो जाता है। डबल स्ट्रैंड्स में हो सकता है या डीएनए क्रॉस लिंकेजेस हो सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? ये जो रेट होता है डीएनए रिपेयर का वो बहुत सारे कारकों पे निर्भर करता है, जैसे कि सेल जो है उसकी टाइप क्या है, उसकी एज क्या है, बाहरी वातावरण कैसा है, जो सेल है उसने जो एक्यूमुलेट किया हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए डैमेज और वो किस तरह से उसको इफ़ेक्टिवली रिपेयर कर सकते हैं। तो 3 तरह की अवस्थाएं हो सकती हैं। या तो इरिवर्सिबल स्टेट ऑफ डोरमेंसी, मतलब इरिवर्सिबल है, वापस से नॉर्मल नहीं हो सकती है सेल, तो उसको हम कहते हैं सेनेसेंस या इरिवर्सिबल स्टेट ऑफ डोरमेंसी। दूसरी जो पॉसिबल स्टेट होगी उसको हम कहेंगे प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तीसरा होगा अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन, जिससे कि आपकी कैंसरस अवस्था डेवलप हो जाएगी। तो जब आपकी सेल बहुत ज़्यादा डीएनए डैमेज डीएनए आपकी सेल में हो जाएगा, वो रिपेयर नहीं कर पा रही है, तो 3 स्टेट्स हो सकती हैं। तो सेनेसेंस हो सकती है, या प्रोग्राम सेल डेथ हो सकती है, या कैंसरस कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकती है। अगर हम इसका हिस्ट्री देखें तो 2015 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री का, तो डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज़्म की खोजकर्ताओं को दिया गया था। उसमें थे लिंडहेल, मॉडरिच और सेनकार। उन्होंने मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म को बताया था कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में ये डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज़्म काम करता है। क्या क्या मुख्य लक्षण होते हैं? डीएनए जो डैमेज हो रहा है उसकी जो दर होती है वो 10,000 to 1 लाख मॉलिक्यूलर लीजन्स एक दिन में होती है। डीएनए जो डैमेज है और ये जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 0.0001% ऑफ ह्यूमन जीनोम, जिसको हम कह सकते हैं कि 6 बिलियन बेसेस। जो वास्ट जो मेजॉरिटी ऑफ डीएनए डैमेज हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं, और वहाँ पे जो नाइट्रोजनस जो बेसेस होते हैं उनको वो केमिकली मॉडिफाइड कर देते हैं। अब ये जो केमिकली मॉडिफाइड हो गए आपके नाइट्रोजनस बेसेस, इनका जो मॉडिफिकेशन हो गया वो डिस्टर्ब करेंगे मॉलिक्यूलर रेगुलर हेलिकल स्ट्रक्चर को, वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके नॉन नेटिव केमिकल बॉन्ड्स को, जो कि फिट नहीं हो पाएंगे उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से ये बहुत कम इसको हम देखते हैं कि निरंतर इनकी जो दर है वो हज़ारों से लाखों की संख्या में 24 घंटे में होती है। और वो इसको अगर हम परसेंटेज के मुकाबले देखें कि पूरे ह्यूमन जीनोम में 6 बिलियन बेसिस में ये या 0.00016% को ये अफेक्ट करते हैं। डीएनए डैमेज को हम 2 मेन टाइप्स में पढ़ सकते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस डैमेज। एंडो मतलब अटैक हुआ है, अंदर हुआ है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से, ROS जिसको हम कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं नॉर्मल मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स जो बॉडी में हुए हैं।
या कई बार डीएनए को जो रेप्लिकेशन हो रहा है वहाँ पे कोई एरर डेवलप हो गया है। दूसरा होता है एक्सोजेनस, बाहरी एक्सटर्नल एजेंट से, जैसे कि यूवी रेज़ हैं, दूसरी रेडिएशन फ्रीक्वेंसीज़ हैं, एक्स रेज़ हैं, गामा रेज़ हैं, या हाइड्रोलिसिस है, या ह्यूमन मेड म्यूटोजेनिक केमिकल्स हैं, या डीएनए इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं, या वायरसेस हैं। अगर हम इसको इस डायग्राम से देखें तो आप देख सकते हो कि डीएनए मॉडिफिकेशन इवेंट्स सेल में किस तरह से हो रहा है। डैमेज हो रहा है, आपका एंडोजेनस डैमेज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म से हो रहा है, या एक्सोजेनस डैमेज हो रहा है। डैमेज होने के बाद में न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि आपको पता है डीएनए कहाँ पे होता है सेल्स में, या तो न्यूक्लियस में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए अनरिपेयर्ड अगर हो गया, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो कुछ पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी। पैथोलॉजी होने से 3 पाथवेज की संभावना रहेगी, सेनेसेंस, एपोस्टोसिस या कैंसरस। या फिर आपके रिपेयरिंग मैकेनिज्म जो होगा हेल्दी सेल में, तो रेट ऑफ डीएनए डैमेज किसके बराबर रहेगा, रेट ऑफ रिपेयरिंग के बराबर रहेगा। लेकिन अगर रिपेयरिंग की क्षमता कम हो गई है, अर्थात डीएनए डैमेज ज़्यादा हो गया मात्रा में, तो रेट ऑफ डीएनए डैमेज इज़ मोर देन रेट ऑफ रिपेयर, तो डिजीज सेल विल डेवलप। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं डैमेज करने के लिए। एंडोजीनस सेलुलर प्रोसेसेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ से जो होता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है बेसिस का, जनरेशन होता है डीएनए स्ट्रैंड इंटरप्शन का, एल्काइलेशन होता है बेसिस का, या हाइड्रोलिसिस होता है बेसिस का, या मिसमैच हो सकता है बेसिस का, या मोनो एडेक्ट डैमेज हो सकता है, चेंज इन सिंगल नाइट्रोजनस बेस। तो एंडोजेनस कारक ऑक्सीडेशन, एल्काइलेशन, हाइड्रोलाइसिस, मिसमैच या मोनो एडेक्ट हो सकते हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के द्वारा डेवलप होते हैं। जो एक्सोजेनस या बाहरी जो कारक हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, वो यूवी लाइट से हैं। डायरेक्ट डीएनए डैमेज हो सकता है यूवी बी लाइट से, जिससे कि क्रॉस लिंकिंग साइटोसिन और थायमिन के बीच में डेवलप हो जाती है, जिसमें कि डाइमर्स निर्मित हो जाते हैं, पिरामिडिन डाइमर्स। या यूवी ए लाइट है, जिसको हम इनडायरेक्ट डीएनए डैमेज कहते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके हो गया, कॉस्मिक रेज हो गई जो कि ब्रेक कर रही है डीएनए स्ट्रैंड्स को। उसी तरह से थर्मल डिसरप्शन होता है, जो कि एलिवेटेड या हायर टेम्परेचर पर होता है, जिससे कि रेट ऑफ डीप्यूरिनेशन, लॉस ऑफ प्यूरिन बेसिस और सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स की वजह से, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, विनाइल क्लोराइड है, या एनवायरमेंटल केमिकल्स हैं, जिससे कि ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ डीएनए एडेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्सोजिनस कारक हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए को डैमेज करने के लिए। तो अगर हम इसको एक डायग्रामेटिक स्केच में देखें, तो हमारा जो डीएनए है नॉर्मल सेल्स में, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, वो बहुत सारे एंडोजिनस और एक्सोजिनस कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। प्रभावित होने की वजह से अगर वो नॉर्मल सेल साइकिल्स को रिपेयर नहीं कर पाती है, तो यू आर अंडरगोइंग अ डिजीज़ कंडीशन। डिजीज़ कंडीशन कैसे डेवलप होगी? या तो आपकी सेल साइकिल अरेस्ट होने लग जाएगी, या आपका डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो अवमंदित होने लग जाएगा, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन होने लग जाएगा, डीएनए रिपेयर की जो क्षमता है वो कम होने लग जाएगी। बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशन है, आपकी यूवी लाइट हैं, आपकी केमिकल एक्सपोजर है, आपके रेप्लिकेशन एरर्स हैं, आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म है। तो मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डेली ऑन ए डेली बेसिस इन ए सेल। मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जो कि डीएनए को डैमेज करते हैं। और डीएनए जो डैमेज है वो थाउजेंड्स से लेकर लैक्स में होता है इन 24 आवर्स। तो किस तरह से हमारी सेल उसको एडजस्ट करती है, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू द DNA repair part A. Thank you for watching the video.